अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लियरिंग इन द स्काई। कल हमने जो किया था कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को ही, और स्टार्ट करते हैं हम। मैंने कल लेक्चर के मतलब अख्ताम पर आप लोगों को बताया था कि एक रूल भी हम डिस्कस करेंगे, उसी रूल से हम स्टार्ट करें। मैंने लास्ट जब हम बटन पढ़ रहे थे, बल्कि बटन ही क्लियरिंग इन द स्काई में ही मैंने आपको बताया था टू और वेरी का डिफरेंस, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एंड वेरी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री होती है और टू जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, अब उसमें मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, वेरी ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है और टू कंपैरेटिव डिग्री है। अब आप अगर लास्ट लेक्चर की लास्ट लाइन हमारी सुने तो उसमें था बिकॉज इट वाज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड। ठीक है, अब टू स्टीप जब यूज किया तो साथ आगे कंपैरिजन भी दिया, टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, कि इतनी ढलवान थी कि मेरे कदम जो है वो खड़े नहीं रह सकते थे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है। Isn't it too hot for you? अभी हमने इसी के स्टार्ट में किया था, Isn't it too hot for you to do much walking? तो वहां भी हमने क्या किया था, टू हमने यूज किया था कंपैरिजन के लिए। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना लेसन, मतलब कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन। कहते कि फिर मेरे वालिद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, केन कहते हैं बैद या छड़ी, आप इसको कह सकते हैं। बैद भी कह सकते हैं और छड़ी भी कह सकते हैं। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज कैन, अपनी छड़ी के सहारे। कहते हैं कि फिर मेरे वालिद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते पर ऊपर चढ़ना शुरू कर उसी रास्ते पर अपनी छड़ी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, एट हिज हील्स कहते हैं पैरवी करना, या उर्दू में आप कहते हैं नक्शे कदम पर चलना। मैं उनके नक्शे कदम पर चला। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कहते कि उनसे चंद ही कदम दूर, अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस द पाथ एंड रैन अप अ हिकरी ट्री। कहते कि एक फॉक्स स्क्विरल को फॉक्स गिलहरी कहेंगे, एक फॉक्स गिलहरी ने हमारा रास्ता काटा, एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और हिकरी के अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जस्ट इसे देखा, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। अब इसमें एक चीज और आप बेटे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक 3 वर्ड्स हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इनका ना उर्दू में हम एक ही मतलब ले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका जो यूजेज है दैट इज डिफरेंट। अ फ्यू कहते हैं इतना कम कि ना होने के बराबर, कि कोई चीज इतनी कम हो कि बिल्कुल नॉन कंसिडरेबल हो। और ये वाला फ्यू जो है ये हम यूज करते हैं नेगेटिव वे में, कि जब कोई चीज लेस देन नीडेड हो, कि जितनी आपको कोई चीज रिक्वायर्ड है उससे कम हो, लेस देन नीडेड। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं थोड़ा उधर आप लोगों के लिए, ताकि जरा क्लियर हो जाए। एक तो हम इस फ्यू को जो है इधर नीचे लिख देता हूं मैं, बल्कि ये ले, ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं जब कोई चीज क्या हो, लेस देन नीडेड, कि जितनी आपको जरूरत है उससे भी कम हो, या इतनी कम हो कि बिल्कुल उसका जिक्र ही फजूल हो,
अ फ्यू कहते हैं कम मगर मुनासिब, कि कम है बट सफिशिएंट है, ठीक है तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट इतनी है कि ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और ये हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वे में कि जब कोई चीज़ हमारी ज़रूरत पूरी कर रही हो। और द फ्यू हम यूज़ करते हैं किसी खास कम मिकदार के लिए, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कम है उसके लिए। अब इन तीनों के लिए इधर एग्जांपल्स दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूं आई हैव फ्यू रुपीज टू आई हैव फ्यू रुपीज टू बाय माई बुक्स। अब इसको जब उर्दू में आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब, इसकी सेंस जो है वो ये नहीं होगी कि किताबें खरीदने के लिए मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। इसका मतलब है आई हैव फ्यू रुपीज टू बाय माई बुक्स, कि मेरे पास किताबें खरीदने के लिए जितने पैसे रिक्वायर्ड हैं उतने पैसे मेरे पास मौजूद नहीं है, कि पैसे इतने कम हैं कि इससे किताबें खरीदी नहीं जा सकती। क्योंकि फ्यू का हमने क्या कहा था, फ्यू इज यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट इज लेस देन नीडेड, कि किताबें खरीदने के लिए जितने रुपए मुझे चाहिए उतने रुपए मेरे पास मुयस्सर नहीं है। ये नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, निगेट करने के लिए, ठीक है। इसी को अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि किताबें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे थोड़े बहुत हैं तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव अ फ्यू रुपीज टू बाय माई। अब इसका मतलब ये बनेगा कि मेरे पास किताबें खरीदने के लिए थोड़े बहुत पैसे हैं, कि पैसे कम है बट दे विल सर्व माई पर्पस, मेरी जो मकसद है, मेरा जो काम है वो इससे हल हो जाएगा। वही बात जो मैंने यहाँ पे की कि अ फ्यू कब यूज करते हैं, कम मगर मुनासिब, कि कम है बट सफिशिएंट है, ठीक है। कम जरूर है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने जरूर हैं कि उससे मेरी जरूरत, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। और द फ्यू हम करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, मसलन हम कहते हैं द फ्यू रुपीज which I earned last month द फ्यू रुपीज। अब यहां पर क्या है, हम किसी खास पैसे की बात करें कि वो चंद रुपए, कौन से, which I earned last month, ये उन थोड़े से रुपयों की बात कर रही हैं जो कि कोई खास है, खास अमाउंट है, टिपिकल अमाउंट है किसी खास कम मिकदार के लिए। और वो खास कम मिकदार कौन सी है, वो चंद रुपए, कौन से, वो चंद रुपए जो मैंने पिछले महीने कमाए थे, ठीक है। तो फ्यू नेगेशन के लिए, अ फ्यू पॉजिटिव के लिए, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत मुनासिब। और ये क्या है, कोई खास कम मिकदार। ये वजह है कि यहाँ पर आप मेजॉरिटी अपने जहाँ भी देखेंगे, इस बुक में आप जहाँ भी यूज करते हुए देखेंगे तो आप अ फ्यू यूज करेंगे। यहाँ भी उसने क्या यूज किया है, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। उसने ये नहीं कहा जस्ट फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि फ्यू कहता तो वो किस में जाता, निगेशन में। तो जहां भी आएगा वो फ्यू ही आएगा। इसी कल वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो उसने कहा था आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मेनी वाइल्ड फ्लावर्स, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, ठीक है, अ फ्यू
रॉक क्लिफ्स, क्योंकि पॉजिटिव वे में बात कर रहा था कि कुछ थोड़ी बहुत चट्टानें उसने देखी थी। तो जहां पे पॉजिटिविटी में आएगा तो वहां अ फ्यू यूज करेंगे, खाली फ्यू यूज नहीं करेंगे। अच्छा जी, just a few steps in front of him a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree। कहते हैं कि उनसे चंद ही कदम दूर एक फॉक्स गुलहरी ने हमारा रास्ता काटा और अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जेस ही शाउटेड, कहते कि जेस देखो, वो चिल्लाए। यस आई डिड, जेस क्या तुमने देखा? ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, कहते कि ये मुझे कुछ चीज़ों की याद दिलाती है। ही सेड, उन्होंने कहा, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्विरल, फॉक्स स्क्विरल को देखने के वो पुराने दिन। ओल्ड डेज, पुराने दिन, ब्रिंग्स बैक याद दिलाना, कहते कि फॉक्स स्क्विरल को देखने के वो पुराने दिन याद दिलाती है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, कहते हैं कि लेकिन ये तुम्हें इतना कुछ याद नहीं दिलाएगी जितना कि वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। अब ये भी एज भी हम कर चुके हैं, एज मच एज, ठीक है, कि जब हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो फिर एज विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एज। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, अराउज कहते हैं राइज, इनिशिएटेड आप कह सकते हैं, स्टार्टेड कह सकते हैं। मैं लिख भी देता हूँ इधर आप बच्चों के लिए। स्टार्टेड, इनिशिएटेड, ठीक है। क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस, इंक्विजिटिवनेस भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। माई क्यूरियोसिटी वॉज अरोज, कि मेरा तजस्सुस बेदार हो चुका था। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ अ वाइल्ड ग्रास, मुझे लगा कि उन्होंने शायद, अब यहाँ भी वाइल्ड का मतलब खुदरा आएगा, यहाँ भी वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं आएगा, ठीक है। घास जो है वो जंगली और पेट नहीं होती, घास जो है वो खुदरा होती है। I thought he had found a new kind of wild grass, मुझे लगा कि उन्होंने शायद कोई नई किस्म की खुदरा घास और an unfamiliar herb, herb कहते हैं जड़ी बूटी, unfamiliar, exceptional, wonderful, amazing, remarkable, इस कॉन्टेक्स्ट में नाम या कोई नई भी आप कह सकते हैं, नामानूस भी कह सकते हैं। My curiosity was aroused, मेरा तजस्सुस बेदार हो चुका था। I thought he had found a new kind of a wild grass or an unfamiliar herb or a new kind of a tree, मुझे लगा कि शायद उन्होंने कोई नई किस्म की खुदरा घास, कोई गैर मामूली जड़ी बूटी या फिर कोई नई किस्म का दरख्त तलाश कर लिया है। For I remembered the time, अब ये देखें कि उस जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, ये कंट्री साइड के जो लोग हैं, देहाती लोग हैं, उनकी प्योरली माइंडसेट को भी शो कर रहा है कि वो देखिए उसके खुशी की वजूहात किन चीज़ों में तलाश कर रहा है, नेचुरल चीज़ों में। वो ये नहीं समझ रहा कि पता नहीं मेरे अब्बा जी को खजाना मिल गया, मेरे अब्बा जी को हीरे जवाहरात मिल गए, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाप जो है वो हीरे जवाहरात मिलने पे खुश नहीं होगा। वो किन चीज़ों में खुश होगा? फितरत की छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, जो कुदरत के तोहफे हैं, जो फितरत के तोहफे हैं, उनको देख के मेरा बाप खुश होगा। वो फितरत के तोहफे कौन से हैं? कोई घास हो सकती है, कोई जड़ी बूटी ऐसी हो सकती है, कोई दरख्त कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो सकता है। तो ये चीज़ शो करती है कि उन एरियाज़ के लोगों की जो खुशियाँ हैं वो अभी भी किस में जुड़ी हुई हैं, किस में लाइक फिक्स हैं, वो सिंपल डिलाइट्स ऑफ नेचर जो है उसमें अपनी खुशियाँ जो है वो तलाश कर रहे हैं। फॉर आई रिमेंबर द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वर्ड्स, अब दोबारा वर्ड्स आ रहे हैं, याद है आपको? हमने पहले लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने जो है वो वर्ड्स किया था। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था, व्हेन ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वर्ड्स, जब उन्होंने हमारे जंगलात में कॉफ़ी का एक पौधा दरियाफ्त किया था। इट इज़ एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड कहते हैं, इसका उर्दू तर्जमा लिखेंगे आप अपनी नौइयत का
वाहिद दरख्त। It is as far as I know the only one of its kind growing in our country। कहते हैं कि और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हमारे मुल्क में उगने वाला अपनी नौइयत का वाहिद दरख्त था। Only twice did my father stop। मेरे वालिद महज 2 ही बार रुके to wipe the sweat from his eyes। अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए। वाइप जो है, वाइप इसको हम क्लीन भी कह सकते हैं, मॉप भी कह सकते हैं। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff towards the fingers of the pine। कहते हैं कि उस दूसरी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते हुए, सेकेंड स्टीप ब्लफ, उस दूसरी अमूदी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते हुए जो कि स्नोबर के दरख्तों की शाखों की जानिब थी या स्नोबर के दरख्तों की डालियों की टहनियों की जानिब थी। फिंगर्स, टहनियाँ, डालियाँ। कहते हैं कि स्नोबर के दरख्तों की टहनियों की जानिब मौजूद उस दूसरी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते हुए, दूसरी अमूदी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते हुए मेरे वालिद महज 2 ही बार अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए रुके। We reached the limbless trunks of these tall straight pines। tall straight pines, tall कहते हैं दराज कद, तवील कामत भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, दराज कद भी कर सकते हैं और तवील कामत भी कर सकते हैं, दोनों आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। लिमलेस कहते हैं बगैर टहनियों वाले तने। कहते हैं कि हम स्नोबर के उन तवील कामत, स्ट्रेट कहते हैं सीधे अमूदी, कहते हैं कि हम स्नोबर के उन तवील कामत और सीधे बगैर शाखों वाले तनों के करीब पहुंचे। whose branches reached towards the blue depth of the sky। जिसकी शाखें आसमान की नीली वसतों को छू रही थीं और द वाइट क्लाउड वॉज नाउ गॉन, या फिर वो सफ़ेद बादल अब गायब हो चुका था। अब ये क्यों ये बात कह रहे हैं कि ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई और द वाइट क्लाउड वॉज गॉन? जब वो नीचे मौजूद थे, आपको याद है हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब वो नीचे मौजूद थे तो उन्हें क्या लग रहा था, दैट द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग विद द सबस्टेंस ऑफ द वाइट क्लाउड। ठीक है, कल आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि उसकी जो टहनियाँ थी वो सफ़ेद बादल के मादे के साथ क्या कर रही थी, छेड़खानियाँ कर रही थी। लेकिन अब वो बादल जो है वो क्या हुआ था, वो वहाँ से हट चुका था, गायब हो गया था। तो अब जो वो उसकी टहनियाँ थी वो बादलों में छुपी हुई नहीं थी, बल्कि समंदर की जो नीली वसतें हैं उनको छू रही थी। आई सॉ क्लियरिंग। क्लियरिंग हम पहले भी कर चुके। क्लियरिंग कहते हैं कतई अराजी। आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक कतई अराजी देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा कतई अराजी ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़। 3/4 कहते हैं तीन चौथाई। आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक कतई राजी देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, एक छोटा सा कतई राजी जो 3/4 एकड़ से कुछ ज्यादा न था। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस कहते हैं वीराना, ठीक है, आप इसको बैरन लैंड कह सकते हैं इंग्लिश में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, ऑन द माउंटेन टॉप, राइट का मतलब यहां पर दाया नहीं है, यहां पर इसका मतलब है एन, एग्जैक्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जैसे आपको वैसे ही हम डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं ना, आई विल बी देयर राइट एट 3 o'clock, कि बिल्कुल एग्जैक्टली 3 बजे जो है वो वहां पहुंचूंगा। तो यहां भी इसका ये मतलब है। तो आप इसको कहेंगे पहाड़ी चोटी के एन ऊपर। आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक कतई राजी देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़,
एक छोटा सा कतः राजी जो 3/4 एकड़ से ज्यादा न था, इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप, इस वीराने के बीच पहाड़ी चोटी के एन ऊपर। मैंने अब इसको दोबारा जब हम बा मुहावरा करेंगे तो ये थोड़ी सी तरतीब बदल जाएगी। आप इसको करेंगे कि मैंने इस पहाड़ी चोटी के एन ऊपर इस वीराने में एक छोटा सा कतः राजी देखा, एक कतः राजी देखा, एक छोटा सा कतः राजी जो 3/4 एकड़ से ज्यादा न था। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, कहते कि अब मेरे बेटे तुम किसी चीज के करीब आ रहे हो। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस। टॉप वायर कहते हैं सबसे ऊपर वाली तार, सबसे ऊपर वाली तार को दबाते हुए, सो दैट ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो इस जंगले को अबूर कर सके। फेंस आप बाड़ भी कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं, एम्बैकमेंट कह सकते हैं, ठीक है, और उर्दू में आप उसको बाढ़ कह सकते हैं, जंगला कह सकते हैं। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, कहते कि ये सब किसने किया, मैंने इस्तफसार किया। हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, कहते कि किसने ये ज़मीन साफ की, एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और ये बाड़ आखिर किसके खिलाफ लगाएगी। अब ये थोड़ा सा समझ लें इस सिचुएशन को। होता ये है कि जब हम ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में या इस तरह के जहाँ पर जंगलात होते हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी उगाते हैं, कोई काश्तकारी करते हैं, तो उसके गिर्द बाड़ लगा दी जाती है कि जो जानवर वगैरह हैं वो उसको ट्रैम्पल ना करें, वो उसको ख़राब ना करें, वो उसके अंदर घुस ना पाएँ, ठीक है। तो वो नॉर्मली हम लगाते हैं मैदानी इलाकों में, ठीक है, या नीचे जो इलाके मौजूद होते हैं जहाँ पे जानवरों का गुजर बड़ा आसानी से होता है। अब उसको ये हैरानी हो रही है, उसके बेटे को हैरानी ये हो रही है कि तो इतनी माउंटेन टॉप पे है, ये क्लियरिंग, इट इज दैट क्लियरिंग इज इन द स्काई, ये तो बिल्कुल टॉप पे है, तो इतनी टॉप पे कौन जानवर आएगा जो कि जिससे ये खतरा है कि वो इस खेत को, इस फार्म हाउस को जो है वो ख़राब ना कर दे। तो यहाँ पर तो ये जो फेंस है इसके लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि फेंस इट अगेंस्ट व्हाट, कि ये आखिर क्यों आपने बाड़ लगाने की ज़रूरत ही क्या थी, इतनी दूर जो है वो कौन सा जानवर जो है वो आएगा जो यहाँ पर इसको ख़राब करेगा। स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, पास्चर हम ऑलरेडी कर चुके, पास्चर हम कहते हैं ग्रासलैंड को, मीडो को, और स्ट्रे वैसे हम कहते हैं आवारा, ठीक है, बट यहां पर हम कहेंगे इंग्लिश में वॉन्डरिंग, रोमिंग, फिरते फिराते आवारा मवेशी। स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, कहते कि आवारा मवेशी अगर कभी वो चरागाह से निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, कर्टली कहते हैं ब्रीफली, ब्रीफली या टर्सली हम इसको कहते हैं। Stray cattle if they ever get out of the pasture, he answered me curtly, कहते हैं कि आवारा मवेशी अगर वो कभी जंगल से बाहर निकल, अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकल आए, उन्होंने मुख्तसरन जवाब दिया, I cleared this land and I fenced it, मैंने इस ज़मीन को साफ किया है और मैंने ही इसके गिर्द बाड़ लगाई है। But why did you ever climb to this mountain top and do this? लेकिन आखिर आप इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया? I asked him, मैंने उनसे इस्तफसार किया। Look at the fertile land we have in the valley, वैली कहते हैं वादी और फर्टाइल कहते हैं ज़रखेज़, ठीक है। आप इसको मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। फर्टाइल कहते हैं प्रोडक्टिव, ठीक है। एक आगे वर्ड आएगा इसी में लेसन में, इसको आप
रिच भी कह सकते हैं। Look at this fertile land we have in the valley। कहते हैं कि उस ज़रख़ेज़ ज़मीन की जानिब देखें जो नीचे वादी में हमारे पास मौजूद है। फर्टाइल ही लॉफ्ट, कहते हैं कि फर्टाइल उन्होंने कहका लगाया। एज ही रीच डाउन, और नीचे झुके। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम। अब ये जो डबल हैंडफुल है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं उर्दू में, ओक भर। ठीक है, हैंडफुल क्या होता है? मुट्ठी भर। एक अगर मुट्ठी है तो उसको आप हैंडफुल कहेंगे, और अगर वो डबल मुट्ठी है तो उसको आप क्या कहेंगे? डबल हैंडफुल कहेंगे। ठीक है, और उर्दू में इसको हम कहते हैं ओक भर। कहते कि फर्टाइल, कहते ज़रख़ेज़ उन्होंने कहका लगाते हुए नीचे झुके। और लीफ रॉट लॉन्ग कहते हैं गली सड़ी मिट्टी, जिसमें ये घास फूस भी शामिल होता है, पत्ते शत्ते भी शामिल होते हैं, उसको ये जंगली मिट्टी भी कह सकते हैं आप इसको। कहते फर्टाइल ज़रख़ेज़ वो कहका लगाते हुए नीचे झुके, और उस गली सड़ी मिट्टी और ओक भर गली सड़ी मिट्टी उठाई। दिस इज द लैंड सन, कहते कि ये असल ज़मीन है, ये असल मिट्टी है। दिस इज इट, यही असल मिट्टी है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की मिट्टी आजमाई है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट। डर्ट अब यहाँ पर कूड़े के मानों में नहीं है, डर्ट का मतलब है यहाँ पर सॉइल, मिट्टी। कहते कि फिर उन्होंने उसे सूंघा, उस मिट्टी को सूंघा। ही whiffed and whiffed the smells of this wild dirt into his nostrils। अब whiffed का मतलब क्या है? वेफ्ट का मतलब है जी, स्निफ भी कर सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सूंघना। ही विफ्ड एंड विफ्ड। अब विफ्ड एंड विफ्ड सूंघा और सूंघा नहीं करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे? सूंघते चले गए। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स कहते हैं नथने, नाक आपका। कहते हैं कि वो अपने नथनों के जरिए इस जंगली मिट्टी की खुशबू को सूंघते ही चले गए। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, कहते ये बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, और साथ ही इस जंगली मिट्टी को अपनी उंगलियों के बीच से बहने दिया। कि लाइक उसने यूं मिट्टी पकड़ी हुई थी ना, तो उन्होंने यूं उंगलियां खोल दी तो वो मिट्टी जो है वो उंगलियों के नीचे से गिरती चली गई। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, कहते कि बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। उन्होंने इस जंगली मिट्टी को अपनी उंगलियों के बीच से नीचे गिराते हुए कहा, इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड। कहते कि इसे छूना भी खुशगवार है। प्लेजेंट, वंडरफुल, अमेजिंग, जॉयफुल, ब्लेसफुल। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में इजाफा किया। अब यहाँ भी देखने, फिर हमारा एक ग्रामर का रूल आ रहा है, बार बार जो हम कर चुके, अभी इसी के स्टार्ट में किया था। लिख रहा हूं फिर से, लेट, मेक, हेल्प, rather than, better, had better। इन सब के साथ क्या आना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां भी देखें, लेट द डर्ट रन, लेट द डर्ट टू रन नहीं कहा, लेट द डर्ट रन, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
इट इज प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में इजाफा किया। बट डैड, आई सेड, मगर अब्बा जान, मैंने कहा। आई नो व्हाट यू थिंक, ही इंटरप्टेड। इंटरप्टेड हम बटन में भी कर चुके। इंटरप्टेड होता है कता कलामी करना। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो या तुम क्या सोच रहे हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने कता कलामी की। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। शी वंडर्स व्हाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, yams एंड टोमेटोज। yams जो हैं शकरकंदी भी कह सकते हैं और इसको कचालू भी कह सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। शी वंडर्स, अब यहाँ पे वंडर्स का मतलब है थिंग्स, इमेजिन्स। वो ये सोचती है कि आखिर मैं इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज, yams एंड टोमेटोज। यहाँ पर रेज का मतलब है उगाना, अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। क्या वो ये सोचती है कि मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ा। बट जेस, मगर जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड। विस्पर्ड कहते हैं, मैं लिख भी देता हूं, विस्पर कहते हैं मरमर, मंबल, दोनों आप यूज कर सकते हैं। बट जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, कहते लेकिन जेस वो तकरीबन सरगोशी के अंदाज में बोले। एनीथिंग ग्रोन इन द न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज अ बेटर फ्लेवर। फ्लेवर कहते हैं टेस्ट। कहते कि इस तरह की नई जमीन में उगाई गई किसी भी चीज का जायका बेहतर होता है। वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप, राइप मैच्योर, पक जाना। कहते कि मेरे टमाटरों के पकने का इंतजार करो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज इन योर लाइफ। अब यहाँ पर स्वीटर का मतलब जो है वो मीठा नहीं होगा, क्योंकि टमाटर वी ऑल नो मीठे नहीं होते। तो यहाँ पर स्वीटर का मतलब क्या होगा, लजीज, ठीक है, ये जायकेदार, ये भी आप कर सकते हैं। You will never taste sweeter tomatoes in your life. तुमने अपनी जिंदगी में इससे लजीज टमाटर नहीं चखे होंगे। They will soon be ripe too, और ये बहुत जल्द पक भी जाएंगे। I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. अब जैसे lower side आपको याद है, हमने on the upper side या बावास का हमने किया था, बलाई इलाके। तो यहाँ पर lower side का हम क्या कहेंगे, निशेबी जानिब, ठीक है। They'll be ripe, they'll soon be ripe too. कहते कि ये बहुत जल्द पक भी जाएंगे। मैंने कहा as I looked at the dozen or more rows of tomatoes, उन डजन और मोर, दर्जन भर, डजन और मोर रोज आप इसको कहेंगे दर्जन भर टमाटरों की उन दर्जन भर कतारों की तरफ देखते हुए ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, पैच कता जो इस कते के नशेबी जानिब मौजूद थी। कहते कि ये बहुत जल्द पक भी जाएंगे। मैंने कते के नशेबी जानिब मौजूद टमाटरों की दर्जन भर कतारों की जानिब देखते हुए कहा। Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams. Yams कहते हैं कचालू। कहते कि फिर टमाटरों की बालाई जानिब ये टमाटरों के ऊपर शकरकंदी की आधा दर्जन कतारें थीं। Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes, और कचालुओं के ऊपर तकरीबन आलूओं की 3 दर्जन कतारें। I do not see a weed in this patch. Weed कहते हैं जड़ी बूटी, ठीक है, herb आप इसको कह सकते हैं। I do not see a weed in this patch. कहते हैं कि मुझे इस टुकड़े में कोई जड़ी बूटी नजर नहीं आ रही। I laughed. मैंने हंसते हुए पूछा, कहका लगाते हुए पूछा, won't they grow here? क्या वो यहाँ पर नहीं उगती? I won't let them. मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। He said, उन्होंने कहा, now this is what I have been wanting you to see. यही वो चीज़ थी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। This is the cleanest patch I have ever seen.
कहते कि ये साफ तरीन टुकड़ा है जो मैंने आज तक देखा है। आई ब्रैग्ड, मैंने फखरिया अंदाज में कहा, बट आई स्टिल डू नॉट सी वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। अब यहाँ पर सी का मतलब है अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अब भी नहीं समझा कि आप इस पहाड़ी चोटी पर इस कतर को साफ करने के लिए क्यों आए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर के अहकामात के खिलाफ किया। ऑर्डर्स, अहकामात, ऑर्डर्स को हाईलाइट कर लें। ऑर्डर्स कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होंगे, ऑर्डर्स भी उनमें से एक है। एक भी हुक्म होगा तो आप उसको ऑर्डर्स ही कहेंगे, ठीक है जी। एंड दिस एंड्स आवर लेक्चर। अब यहाँ पर उसने वो दिखा दिया उसको कि ये पैच है। अब वो आगे उसको अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि आखिर वो अपने डॉक्टर्स की सबकी हिदायत के उलट उसने आखिर ये सब क्यों किया, उसकी रीजंस क्या थी। और यहीं पे ये स्टोरी का जो इमोशनल ड्रामा है, इमोशनल पार्ट है, वो स्टार्ट होता है, ठीक है जी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।